हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो इस यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ इससे आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट तो तुम जानते ही हो, स्वतंत्र, है ना। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन भी तुम्हें पता है, और उसका एक कमीशन होता है, ठीक है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक हु कंडक्ट द इलेक्शन। अब सबसे पहले क्या है कि ये देखने के लिए कि इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस करा कौन रहा है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो सरकार से स्वतंत्र होते हैं, और कैन गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशर दैम, या फिर जो पार्टी इस टाइम सरकार में है, मतलब जिसकी सरकार चल रही है, वो क्या इस कमीशन को जो इलेक्शंस करा रही हैं उस पर अपना दबाव डाल सकती है, प्रेशर डाल सकती है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और जो इलेक्शन संस्था कराती है क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो एक सही तरीके से स्वतंत्र इलेक्शंस को करा सके। डू दे एक्चुअली यूज़ दियर पावर्स, क्या वो सच में अपने पावर को, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाते हैं। आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन EC। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, हमारी इंडिया में जितने भी इलेक्शंस कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो बिल्कुल पावरफुल होती है और इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। इट इन्जॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इन्जॉयज़। जिस तरीके से जिस तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है उसको आज़ादी प्राप्त है, उसी तरीके से हमारी कमीशन को भी आज़ादी प्राप्त है। द चीफ इलेक्शन कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो CEC है वो किसके थ्रू अपॉइंट की जाती है? प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है प्रधानमंत्री, जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है राष्ट्रपति, उसके द्वारा ये अपॉइंट की जाती है। बट आई एम रियली सॉरी, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन एक बार इनको तुमने एक बार इनको बना लिया, चूज़ कर लिया, CEC चूज़ हो गई, ठीक है, फिर ये कोई जवाबदेही नहीं होती सरकार के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज़ virtually इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC। लेकिन एक बार जब CEC बन गई उसके बाद क्या है, चाहे राष्ट्रपति को उनका कुछ काम पसंद नहीं आ रहा, या फिर जो हमारी पार्टी, जो सरकार के जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसको कोई काम पसंद नहीं आया, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि उसको हटा सके। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रैगिंग पावर्स ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जितनी पावर इलेक्शन कमीशन की इंडिया के अंदर है, शायद ही पूरे देश में किसी कंट्री की इलेक्शन कमीशन के पास होगी। EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of the result। तो जो हमारी ये होता है इलेक्शन कमीशन होता है, वो क्या है, डिसीजन से लेकर के कि पूरा हमारा इलेक्शंस का जो डिसीजंस है उससे लेकर के जो जिस दिन तक इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है, वो सारा कुछ रिजल्ट का डिक्लेरेशन इसी के हाथ में होता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और द पार्टी दैट वायलेट्स इट। तो ये क्या है, ये बताती है कि किस तरीके से कंडक्ट करे जाएंगे इलेक्शंस, किस तरीके से होंगे, और पनिश करती है, मींस सज़ा देती है उस पार्टी को जो गलत तरीके से इलेक्शन में अपना वोट जीतना चाहते हैं या फिर इलेक्शंस जीतना चाहते हैं, उस पार्टी को पनिश करने का काम भी इसी का होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर टू गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। अब जब इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे EC क्या है, कुछ अपने सरकार को कुछ अपने आदेश देती है, जिसको गाइडलाइंस देती है। टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इन्हेंस चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंटल पावर, जो सरकारी ताकत है ना, उसका मिसयूज़ ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए इस वजह से।
When an election duty, government officers work under the control of EC and not government. तो जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, सरकारी अफसर होते हैं, वो सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो इस EC इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करते हैं. इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, तो पिछले 25 सालों से और उससे भी आगे, द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपैंड दैम. जो इलेक्शन कमीशन है उसने अब तक अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करा है और वो शक्तियाँ क्या है, विस्तृत होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं. इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दियर लैप्स. क्या कहा इन्होंने कि जो ये बहुत साधारण सी बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सकती है, मतलब अगर वो कुछ गलती करती है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको डांट फटकार लगाने का काम इलेक्शन कमीशन कर सकती है. व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स केम टू द ओपिनियन, when election commissions came to opinion that polling was not fair in some booths or even the entire constituencies, they order a repoll. The ruling parties often do not like what EC does. तो अगर उनको डाउट होता है कहीं पर भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कि यहाँ पर कुछ वोटिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहाँ पे वो दोबारा से वोटिंग करवाते हैं. और चाहे पार्टी, जनता पार्टी या जो भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये पसंद आए या नहीं आए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को ज़रा से भी गड़बड़ी लगती है तो वो इलेक्शंस को दोबारा से करा सकती है. बट दे हैव टू ओबे, और उनको जो पार्टीज़ होती हैं उनको उनकी बात माननी पड़ती है. दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट पावरफुल. और अगर ये काम पॉसिबल तभी है जब तक कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर ना हो और वो स्वतंत्र ना हो. अगर वो स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर लोग मिसयूज़ कर सकते हैं. अब आ जाता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन. तो पॉपुलर होता है भाई विख्यात, है ना. अब जो विख्यात लोग हैं उनका इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन समझने वाले हैं, भागीदारी समझने वाले हैं. अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेटेड विद द इंथुसियाज्म. जो दूसरा तरीका है क्वालिटी चेक करने का, इलेक्शन की प्रोसेस की पूरी क्वालिटी चेक करने का, ये देखना है कि किस तरह के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट ले रहे हैं, पूरे जुनून के साथ ले रहे हैं कि नहीं. इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, अगर तुम्हारे इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया वो सही ढंग से नहीं हो रही है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. तो लोग क्या है, इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे और ना करना चाहेंगे. नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया. अब कुछ चार्ट दे रखे हैं और बताया गया है भागीदारी लोगों की इंडिया के अंदर इलेक्शंस में. ठीक है, ये चार्ट है हमारा. सो दिस इज़ व्हाट, ये है हमारा वोटर जितने हैं उनके परसेंटेज दे रखी है. और इधर दे रखा है ये यूके के साथ कंपैरिजन यहाँ पे करी हुई है. फर्स्ट पढ़ेंगे, समझो. कंक्लूजन्स भी दे रखे हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स. इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें लोगों की जो भागीदारी होती है उसका हम जो मेज़र करने का जो वो होता है वो हम किस तरीके से मापते हैं. जो लोगों ने आंकड़े बनाए हैं ना, जो लोगों ने डाटा बनाए हैं, मतलब कितने लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, इससे नापा जाता है. इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स वो एक्चुअली कैस्ट दियर वोट. अब जो ये परसेंटेज दिखाई गई है ना, सिर्फ उन्हीं वोटर्स की दिखाई गई है जो लोग एलिजिबल हैं. एलिजिबल होता है मतलब जो 18 वर्ष के हैं, अगर इंडिया की बात करें. Over last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. अगर देखा जाए पिछले 50 सालों में जो यूरोप है और जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे लोकतांत्रिक देशों में जो है परसेंटेज जो है वो क्या है, डिक्रीज़ किया है. इन इंडिया हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली ग्रोन अप. और इंडिया में अगर देखा जाए तो या तो सेम ही रहा है, वैसा ही स्टेबल रहा है, या फिर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है, गिरा नहीं है. बट second point, in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. इंडिया की अगर हम बात करें तो गरीब अनपढ़ लोगों का जो प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है वोटिंग का, वो ज़्यादा होता है अमीर लोगों और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से. दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी. और यही क्या है, एक तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट बनाता है इंडिया के लोकतंत्र को दूसरे देशों के लोकतंत्र से. फॉर एग्जाम्पल इन
In the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white peoples. एग्जाम्पल यहाँ पे ये बताया गया है कि अमेरिका में जो गरीब लोग होते हैं वो अफ्रीकी के लोग और जो हमारे अमीर लोग होते हैं उनकी कंपैरिजन में कम वोटिंग करते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, common people in India attach a lot of importance to elections. They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. अब क्या है, भारत में जो लोग हैं ना वो इलेक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि इसके ज़रिए वो क्या है, जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं ना, राजनीतिक जो दल है उनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं ताकि वो सही तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं और अपने कार्यक्रम को, जो अपने फंक्शंस हैं उनको सही तरीके से रखें. दे ऑल्सो फील दैट योर वोट मैटर्स इन अ वे थिंग्स एंड रॉन्ग इन द कंट्री. और उनको ये भी लगता है कि जो उनका वोट है वो मैटर करता है, वो मान्य है, वो किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है ताकि शासन चल सके कंट्री के अंदर. मतलब योगदान रहता है, वो इस चीज़ को मानते हैं इंडिया में. ऐसा है क्या? द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजेज ओवर द ईयर्स. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस more than 1/3 voters took part in a campaign related activities. तो हर साल क्या है, चुनाव से मतलब वोटिंग से, इलेक्शन से जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उससे लोगों की क्या है, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है. जैसे सन 2004 में जब इलेक्शंस हुए तो 1/3 से ज़्यादा वोटर्स ने क्या है, चुनाव अभियान वाली प्रोसेसेस में किसी तरीके से भागीदारी करी थी. ठीक है. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और अनदर पॉलिटिकल पार्टी. और उनमें आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो खुद किसी ना किसी पार्टी से कनेक्टेड थे. ठीक है. 1 आउट ऑफ एवरी वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. और हर एक 7 वोटर में से एक वोटर जो है वो मेंबर था किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का. अब आ जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. अब जो एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्ट करना कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आता है उसका एक्सेप्टेंस समझेंगे. वन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ बीन आउटकम इटसेल्फ. तो जो चुनाव है उसके स्वतंत्र और जो निष्पक्ष होने का जो आखिरी पैमाना है वो उसके रिजल्ट्स होते हैं. इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. अगर इलेक्शन सही ढंग से नहीं कराए जाते तो रिजल्ट में हमेशा कौन सी पार्टी जीतेगी, जो पावरफुल होगी. इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी किसी परिस्थिति में द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस. तो जो फिर अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो शासन कर रही सरकारें हैं वो कभी हार ही नहीं पाएंगी, हर बार वही जीती रहेंगी क्योंकि वो पावरफुल हो चुकी हैं. यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम एज अ रिगिड इलेक्शन. तो ऐसा होता है, आमतौर पर जो हारने वाली पार्टी होती है वो गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है. द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो जो भारत में जो चुनाव के नतीजे होते हैं वो खुद में काफ़ी कुछ कह देते हैं. जैसे द रूलिंग पार्टीज़ routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. कि जो भारत में ना जो हमारा मतलब अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, अगर हम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने स्टेट लेवल पे देखें तो वहाँ पे 15 सालों से भारत में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 3 में से 2 जो पार्टी हैं वो हमेशा हारी ही हैं. ठीक है. इन द US एन इनक्यूमिनेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूजेज एन इलेक्शन. बल्कि US में ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी पार्टी सरकार में है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हार जाए, ज़्यादातर वो ही जीतती रहती है. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs लूज इलेक्शन. लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं है, उसमें आधे से ज़्यादा जो MP और MLAs होते हैं वो अपने इलेक्शंस हार जाते हैं. कैंडिडेट हु are known to have spent a lot of money or buying votes are those with non-criminal connections often lose elections. तो जो कैंडिडेट बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और वोट को खरीदते हैं और वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है तो वो इलेक्शंस हार जाते हैं, है ना. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as pupils voted by the defeated
पार्टी, कि कुछ ही एक ऐसे एक्सेप्शन निकल छोड़ दें तो अक्सर सारी पार्टी जो है वो चुनाव के नतीजों को स्वीकार मान लेती है ना। कुछ कुछ में हो जाता है कि स्वीकार नहीं मानती, वो नहीं मानती, लेकिन जनरली क्या है, ऑलमोस्ट सारी पार्टीज एक्सेप्ट कर लेती हैं जो भी रिजल्ट निकल कर आता है। अब आ जाते हैं चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एक स्वतंत्र और साफ सुथरे इलेक्शंस के अंतर्गत। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। तो इन सबसे सारे कंक्लूजन से ये निकल के आता है, सारा निष्कर्ष ये निकलता है कि जो इलेक्शन इंडिया के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, साफ सुथरे ढंग से कराए जाते हैं। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। जो पार्टी चुनाव में जीतती है, सरकार बनाती है, उसे लोगों का ही सपोर्ट मिला हुआ होता है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बात ये लागू नहीं होती है। अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स। कुछ पार्टीज हम बोल सकते हैं कि हाँ वो पावर के चलते और थोड़े पैसों के चलते और कुछ हथकंडियाँ बनाने के बाद जीत जाती है, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रीफरेंस। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो कैंडिडेट जीते जाते हैं वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही जीते जाते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री। तो पिछले 60 सालों में हमारे देश में सामान्य नियम के थोड़े बहुत एक्सेप्शंस मिले हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और यही रीज़न है कि इंडिया का जो इलेक्शंस है उसको डेमोक्रेटिक हम बोल सकते हैं या बोलते हैं। येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी हमें ना अलग ही पिक्चर सामने आती है अगर हम बहुत गहरे क्वेश्चंस करें, जैसे कि आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज, कि जो लोगों की मतलब क्या लोग पूरी समझदारी के साथ सारी चीज़ें जानने के बाद फैसले करते हैं, है ना। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या सच में जो हमारे वोटर डाले हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, उनको वास्तविक में अपनी चॉइस मिलती है। इज रिएक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, कि जो चुनाव है वो सबको बराबरी का हिस्सा देता है। कैन एन ऑर्डनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या एक सामान्य व्यक्ति भी आशा कर सकता है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। Candidates and parties win a lot of money and may not be sure of their victory, but they do not enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. तो देखो, ज़्यादा रुपए पैसे वाले जो हमारा कैंडिडेट होता है ना, और जो पार्टियाँ गलत तरीके से जो चुनाव जीत जाएंगे, ये कहना मुश्किल है क्योंकि उनकी स्थिति क्या है, दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। In some parts of country, candidates with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and tickets from the major parties. अब क्या है, कुछ लोगों की ना जान पहचान होती है क्रिमिनल पार्टी के साथ, तो वो क्या करते हैं, दूसरे कैंडिडेट को निकाल देते हैं एनी हाउ और अपना टिकट निकाल लेते हैं, मतलब खुद जीत जाते हैं। Some families tend to dominate political party tickets are distributed to relatives from these families. कुछ में ऐसा होता है, कुछ परिवारों में, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उस फैमिली को भी घसीट लिया जाता है, जो टिकट है वो फैमिली मेम्बर को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ऐसा क्या है कि जो आम आदमी है उसमें चुनाव का कोई सही तरीके से उसके पास विकल्प ही नहीं होता एक आम आदमी के लिए, क्योंकि जो दोनों पार्टी होती हैं वो क्या है, एक दूसरे पे क्या करती हैं, मतलब बहुत पॉलिसीज़ वगैरह लगा देती हैं। स्मॉलर पार्टीज़ आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज़। जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, जो छोटे दल होते हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से सफ़र करते हैं किसके कंपैरिजन में, बड़ी पार्टीज़ के कंपैरिजन में। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. तो ये चुनौतियाँ भारत में ही नहीं है, सिर्फ ये चैलेंजेस क्या है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी हैं, कंट्रीज़ में भी हैं जहाँ पे डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है,
तो लोकतंत्र में जो लोग बिलीव रखते हैं ना, है ना, ये क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो बहुत डीप कंसर्न रखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर. दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन अवर electoral system. Can you think of some reforms? What can ordinary citizen do to face these challenges? तो इनमें से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे मुक्ति पाने के लिए ना हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें कुछ ज़रूरी चेंजेस करना ज़रूरी है. जैसे कि नागरिक के लिए जो हमारा है, मतलब नागरिक बोलो तो इन सिटीजन्स के लिए, और जो हमारे सोशल मतलब कहने का मतलब सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म. तो ये जो सिटीजन्स है और जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है ना, वो क्या डिमांड कर रही हैं कि थोड़े से चेंजेस लाए जाएँ हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर. ठीक है. कैन यू थिंक सम ऑफ रिफॉर्म्स? क्या तुम ऐसे कुछ चेंजेस सोच सकते हो अपने दिमाग से जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए? व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन टू फेस दीज चैलेंजेस? किस तरीके से एक आम आदमी इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है, ये सोचना है. बस यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है. इतना ही था. होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी. इस पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में कवर अप किया है. होप आपने सारे ही लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखे होंगे. थैंक यू वेरी मच एंड लेट मी नो आपको ये चैप्टर पढ़ करके मुझसे कैसा लगा, और पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. पढ़ते रहो.